चुनाव में हुआ था। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। चलिए अब आपको एक थ्रोबैक देते हैं, जहां पर 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग करते थे। इस दौरान 4 बार यानी कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन साल 1967 और 1969 में कई विधानसभाएं भंग हो गई। वही 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया। इसके बाद 1972 के बाद एक साथ चुनाव नहीं हो पाए। साल 1967 में देश में चौथा आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस 6 राज्यों में हार गई थी। इन राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल थे। अलग अलग कारणों के चलते विधानसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। विधानसभा भंग किए जाने की शुरुआत आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी रेड्डी को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया था। तो वहीं बिहार में 2 साल में 4 मुख्यमंत्री बदल गए। वहीं उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। सीएम चंद्र भानु को अपनी सीट बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 1968 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है वह लग गया था। केरल और गुजरात के भी कुछ ऐसे ही हालात हुए थे। तो देखिए अलग अलग राज्यों का आपको उदाहरण दे रहे कि किस वजह से एक साथ चुनाव जो है फिर नहीं हो पाए। इस बीच आपको बता दें कि 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई बड़े फैसले किए थे, जिनमें बैंकों का नेशनलाइजेशन था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना शामिल था। इन सभी फैसलों से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। इसके चलते उन्होंने समय से पहले आम चुनाव कराने का फैसला किया, जबकि उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1972 तक था। 5वां आम चुनाव 1971 में ही करा दिया गया। इस तरह देश में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा भंग हो गई, जो आज तक कायम है। 1972 में एक साथ जो चुनाव होने थे वो हुए ही नहीं, और तब से अब तक कभी भी नहीं हो पाए। अब जब फिर से वही पुरानी परंपरा वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने की सरकार कोशिश कर रही है, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगी, फेडरलिज्म पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यह भी कहना है कि रीजनल पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और इस प्रक्रिया को खर्चीला भी बताया गया है। साथ ही यह भी कहा कि यह संविधान के मूल स्वरूप पर हमला है। कांग्रेस का इस बिल पर क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक युगल है संविधान बदलने का। तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सांसद ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया है। उन्होंने सदन में कहा है कि बीजेपी तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है। आप भी सुनिए। मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं, और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं।
तो लोकसभा में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संशोधन बिल पेश कर दिया है, लेकिन अब इस बिल को कानून बनने में कई पड़ावों को पार करना होगा। आपको उन पड़ावों के बारे में बताते हैं कि पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कुछ रहेगा। लोकसभा में अभी सरकार ने बिल जो है वो पेश किया है, महज पेश किया है। बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी में भेजने का मकसद ये रहता है कि सभी पार्टियों में सहमति बने और यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों होगा। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल संसद में पेश होगा। किसमें क्या अमेंडमेंट्स की जरूरत है, इस पर विचार जो है वो किया जाएगा। दोनों सदनों में बिल अगर पास हुआ, आई रिपीट, अगर दोनों सदनों में बिल अगर पास हुआ तो फिर राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश करने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें बिल के पक्ष में 263 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट मिले, जिसको लेकर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि सरकार के पास बिल को पास कराने के लिए बहुमति नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये बिल संविधान में संशोधन वाला है, यानी अमेंडमेंट है। इस लिहाज से इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। 461 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसका 2/3 बहुमत जो है वो 307 होता है, लेकिन 44 वोट कम मिले। इस लिहाज से संसद में बिल पास कराने में जो है वो फंस सकता है। आपको इसे और डिटेल में अब समझाते हैं ताकि आप नंबर गेम जो है वो समझ पाए। संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यहां पर हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। लोकसभा की बात करें तो यहां पर सभी 543 सांसदों ने वोटिंग की, तब 362 वोट की जरूरत। अभी लोकसभा में एनडीए की अगर बात करें, एनडीए के पास 295 सीटें। राज्यसभा की अगर बात करें तो सभी मौजूदा सदस्यों ने वोटिंग की, तब 164 वोट की जरूरत है। अब एनडीए के पास 112 सीटें हैं, 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं। इस नंबर गेम के लिए सरकार को विपक्षी सांसदों की भी जरूरत है, इसलिए बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला जो है वो लिया गया है, ताकि सभी पार्टियों से सहमति बनाने के बाद इसे पास कराया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की तरफ से फायदे को लेकर कई तरह के तर्क जो है वो दिए गए हैं। उनमें से कुछ आपको बताते हैं कि सरकार क्यों वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है, आखिर मंशा क्या है। बार बार आचार संहिता से मुक्ति जो है वो जो भी सरकार होगी उसे मिल जाएगी। चुनाव खर्च में कटौती होगी, क्योंकि एक ही बार में पूरे देश के अंदर चुनाव जो है वो हो जाएगा। विकास की रफ्तार बढ़ेगी। अभी कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे प्रशासनिक फैसले जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो फैसले हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स और साथ ही हम देखते हैं जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां पर तैनात होते हैं उन्हें समय मिलेगा कि वह जनता के हित के जो मुद्दे हैं उन पर पॉलिसी मेकिंग पर ध्यान दें, यानी कि प्रशासनिक कार्यक्षमता जो है वह इससे बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन ये फायदे का एक सौदा है, जिसमें बार बार चुनाव में होने वाले खर्च कम होंगे, यानी कि राजकोष में बड़ी बचत होगी। बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी तो विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी, विकास के काम तेजी से होंगे। इसके अलावा कई रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। चुनावों में सरकारी कर्मचारियों की बार बार जो ड्यूटी लगती है ना, वो 5 साल में केवल एक ही बार लगेगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई सवाल भी है, जिनको विपक्ष उठा रहा है और भी एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने से वोटिंग पैटर्न जो है वो प्रभावित होगा। अभी दोनों चुनाव अलग अलग बता दें कि एजेंडे पर लड़े जाते हैं, यानी कि राज्य के अलग मुद्दे होते हैं और राष्ट्र के अलग मुद्दे होते हैं। एक साथ वोटिंग होने पर राष्ट्रीय मुद्दे चुनावों पर हावी हो जाएंगे, यानी कि जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो चुनावों से गायब हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर क्षेत्रीय पार्टियों पर भी पड़ेगा, रीजनल पार्टीज पे पड़ेगा। एक और बात यह कही जा रही है कि ईवीएम पर लगातार पार्टियां सवाल खड़े करती रही। अगर भविष्य में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से फिर से वोटिंग होने लगी तो वोटों की गिनती में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, जिससे चुनाव परिणामों में भी देरी होगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम से भी चुनाव हुए तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी के मुकाबले ज्यादा वोटिंग मशीनों की जरूरत होगी, यानी कि यहां पे आपको रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके लिए ईवीएम और वीवीपैट खरीदे जाएंगे, जिसके लिए कम से कम
9,284 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये खर्च होगा। मशीनों को 15 साल में बदलना होगा, जो काफी खर्चीला होगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 15 साल तक रहेगी और एक बार फिर से इस पर खर्च करना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में, बता दें कि स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी, जिसमें सिफारिश की थी कि 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराए जाए। रिपोर्ट में देश भर में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और सेकेंड फेज में 100 दिनों के अंदर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कराने की बात जो है वे कही गई। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसने उन देशों के चुनाव पर रिसर्च की जहां पर एक साथ सभी चुनाव होते हैं, यानी कि वहां की डेमोक्रेसी कैसी है, लिहाजा सी बात है कि वहां पर भी रिसर्च की गई होगी। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में किन किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किन ऐसे देशों के ऊपर पूरी रिसर्च की गई कमेटी के अंदर। सबसे पहले बता दें कि दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी और साथ ही फिलीपींस, इन सभी देशों के अंदर एक साथ चुनाव जो है वे कराए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। आज जो है विश्व इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देश की हमारी इकोनॉमी जो है पिछले 23-24 में 7.2 राइजिंग इकोनॉमी में है इंडिया के। 7.2 में यदि आप 1.5 और ऐड कर दें तो आपका कितना होता है 9.7। अभी 9.7 और जिस दिन हमारी इकोनॉमी 10 और 10.5 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी, उस समय हमारा देश जो है वो जो इकोनॉमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी खड़ा हो जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने करीब 20 सांसदों को बता दें कि नोटिस भेजा है। वीप के बाद 20 संसद में नहीं आए थे ये सांसद, इस वजह से नोटिस आपको बता दें भेजा गया है। वोटिंग के दौरान गायब रहने वाले सांसदों को ये नोटिस भेजा गया।